वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, यह बताने के लिए कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे की जाए। अक्सर बच्चे जो जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका प्रारंभिक परीक्षा तो क्रैक हो जाता है, लेकिन मेंस के एग्ज़ाम में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते जिससे उनका सिलेक्शन हो सके या जिससे वह इंटरव्यू तक पहुंच सके। क्योंकि मेंस का आंसर राइटिंग एक आर्ट है, एक कला है कि उस मेंस आंसर राइटिंग में उसका हम प्रयोग कैसे करेंगे, उस कला का उपयोग कैसे करेंगे। मेंस चूंकि आप जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हो, पीटी क्वालिफाई किए हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जानकारी तो रहती ही है लॉ की, लेकिन उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जुडिशरी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, बस जहां मेंस आंसर राइटिंग है। तो मेंस आंसर राइटिंग कैसे की जाएगी, किन चीज़ों पर हम ध्यान देंगे, इसी विषय को लेकर आज प्रेजेंट हुआ हूं। तो हम कुछ हेड देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे और आप से आशा करेंगे कि इन पॉइंट पर आप ध्यान दोगे अपने जुडिशरी के एग्जाम में जब आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे होगे, और आप देखोगे कि इसका एक अच्छा परिणाम, एक अच्छा रिजल्ट आपको दिखाई देगा। तो पहली चीज, मेंस के आंसर राइटिंग करते समय आपको 2-3 चीजों पे ध्यान देनी है। पहला, विस्तार, जिसको हम परिधि कह सकते हैं। दूसरा, कहा कि अनुपात और संतुलन। तीसरा, कहा कि प्रामाणिकता। चौथा, भाषा। पांचवा, प्रस्तुतिकरण। यह 5 पॉइंट हैं जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। हम जब मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं एग्जाम में, तब हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, हम केवल लिखने पे ध्यान देते हैं, जिसके वजह से हम अच्छा लिखकर भी अच्छा नंबर नहीं पा पाते। तो पहली चीज, हम अगर आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं तो यह देखेंगे कि वह क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वह कितने नंबर का है। अगर वह 5 नंबर में पूछा है, 10 नंबर में पूछा है, 15 नंबर में पूछा है, तो आपको अपना आंसर उसी नंबर के हिसाब से देना है। अगर आपको 5 नंबर में पूछा गया और आप 2 या 3 पेज लिख रहे हैं, तो इसका यह मतलब है कि आप कंटेंट अच्छा नहीं डाल रहे हैं, या दूसरा कि आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, किसी अन्य क्वेश्चन का जो समय है अपने इसी 5 नंबर के क्वेश्चन में दे रहे हैं, और इसका परिणाम क्या होगा, आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो हमें यह देखना है, पहली जब लिखना स्टार्ट करें तो वह क्वेश्चन कितने नंबर का है, और यह निर्धारण उसके नंबर के आधार पर होगा। अगर वह 5 नंबर में पूछा, 10 नंबर में पूछा, या 15 नंबर में, या 25 नंबर में, मैक्सिमम अगर बिहार का एग्जाम आप दे रहे हो तो 25 नंबर के क्वेश्चन होते हैं एक, नहीं तो सामान्यतः इस 25 नंबर के क्वेश्चन को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक 10 नंबर का, एक 15 नंबर का। तो जहां तक विस्तार और परिधि की बात है, इसमें देखा जाएगा कि अगर वह 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया तो फिर इसको हम 1 पेज ही लिखेंगे, 1 पेज से ज्यादा नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 पेज। और अगर 10 नंबर में पूछा जा रहा है तो 2 पेज या ज्यादा से ज्यादा 2.5 पेज कर सकते हो। तो जो एक आदर्श है लिखने का, जो एक मेथड है, वह यह है कि जो 5 नंबर के क्वेश्चन हैं उनको मैक्सिमम 1 पेज लिखा जाए। अगर आप ज्यादा पेज का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो यह जो है परिधि और विस्तार पर हम ध्यान देंगे कि जितना नंबर का वह क्वेश्चन है
उसी के अकॉर्डिंग हम अपने कंटेंट को उसमें डालेंगे। इस पर बच्चों का ध्यान नहीं जाता। वह अगर उनको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फिर उसको यह नहीं देखते कि हमें अगला क्वेश्चन भी करना है, उस क्वेश्चन को ही अच्छे से कंप्लीट करने, जो अपने तैयार किए हैं उसी को वह लिखना शुरू कर देते हैं। बस यह नहीं देखते कि ये कितने नंबर में पूछा जा रहा है। तो आपको उसको कई पेज में लिखने से आपको ऐसा नहीं है कि 10 नंबर मिल जाएगा, उसको आपको मिलेगा मैक्सिमम 4 नंबर। अगर आप बहुत अच्छा करते हो तब भी, तो फिर आपको क्या मतलब है उसका लिखने का। इसलिए आप उस परिधि और विस्तार पर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। दूसरा, अनुपात और संतुलन। अनुपात और संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे। अनुपात और संतुलन बनेगा कैसे? जैसे कि आप जानते हो कि एक क्वेश्चन में आप जो एग्जामिनर है वह कई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। जैसे अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो वह पूछेगा कि वैध विवाह के आवश्यक शर्तें कौन सी हैं, उन शर्तों के उल्लंघन में विवाह का परिणाम क्या होगा, और अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, और यह भी कर सकता है कि शून्य और शून्यकर्णी विवाह में अंतर बताओ। तो क्वेश्चन तो एक है लेकिन आपसे पूछा जा रहा है 3 चीज। क्या? कि वैध विवाह के क्या आवश्यक शर्तें हैं, उन शर्तों के उल्लंघन में परिणाम क्या होगा, और शून्य और शून्यकर्णी विवाह में अंतर क्या है। तो आप जब क्वेश्चन को हल करें तो आप ये देख लें कि एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने उसके खंड हैं। और अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, आप केवल यह लिख के चले आए कि वैध विवाह की आवश्यक शर्तें क्या हैं और उसके परिणाम क्या हैं, और आपने शून्य और शून्यकर्णी विवाह का अंतर नहीं किया, तो फिर आपको फुल नंबर नहीं मिलेगा, आपका नंबर कट जाएगा। या यह भी हो सकता है कि आप एक हेड को, यानी वैध विवाह के आवश्यक शर्तें क्या हैं, इन्हीं को आप ज्यादा फोकस कर दिया, आपने उनके परिणाम को कम बताया और शून्य और शून्यकर्णी विवाह को कम बताया, अंतर को, तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। तो इस बात पर भी हमें ध्यान देना है कि कौन सी चीज हमें कितनी लिखनी है। आप जब भी एग्जाम देने बैठे, आप ये देख लें, क्वेश्चन पेपर को कई बार पढ़ें, अंडरलाइन कर लें कि हमें कितने क्वेश्चनों का जवाब देना है एक क्वेश्चन में। तो आपका जवाब उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए और हर पार्ट का उसी के अनुपात में आपको आंसर राइटिंग भी करनी चाहिए। तो दूसरा हुआ, संतुलन बनाने का आप प्रयास करोगे। और अगला जो महत्वपूर्ण है, प्रामाणिकता। आप प्रामाणिकता पर ज्यादा फोकस करोगे। प्रामाणिकता मतलब कि जो क्वेश्चन आप करने जा रहे हो वह क्वेश्चन से संबंधित सेक्शन कौन से हैं, उस क्वेश्चन से संबंधित केस कौन से हैं, यही तो प्रामाणिकता है। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के क्वेश्चन को कर रहे हो, तो अगर इसी क्वेश्चन को देखा गया कि वैध विवाह के क्या आवश्यक शर्तें हैं, तो आप हिंदू मैरिज एक्ट 1956 की धारा 5 के जो 5 क्लास हैं इसका उल्लेख करोगे और उनमें से यह देखोगे कि किन में शून्यकर्णी विवाह है, किस में शून्य विवाह है, इसका ध्यान रखोगे। अगर धारा 5 का सब क्लास 1, सब क्लास 4 और सब क्लास 5 यह शून्य विवाह बताता है और सब क्लास 2 और 3 शून्यकर्णी विवाह बताता है, तो यह प्रामाणिकता आप बताओगे कि कौन सा क्वेश्चन किस सेक्शन पर आधारित है। आप इसका मेंशन अवश्य करोगे। अगर आपने सब कुछ लिखा, वह सेक्शन नहीं लिखा, तो फिर आपका नंबर कट जाएगा। और उस पर अगर महत्वपूर्ण जजमेंट है तो उस जजमेंट को लिखो। तो लॉ में जो प्रामाणिकता है वह क्या है, सेक्शन और केस, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट के हो या हाई कोर्ट के हैं, उन केस का रेफरेंस आप जरूर दोगे, तभी आपका नंबर अच्छा होगा। दूसरा यह कह रहा है भाषा। भाषा
यानी जो आप शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा में तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता, अगर आपने ऊपर वाले पैरे को लिखा है और बाद में कोई पैरा लिख रहे हैं तो उन दोनों पैरों में संबंध होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि ऊपर वाले वाक्य कुछ दूसरा कह रहे हैं, नीचे वाले वाक्य कुछ दूसरा कह रहे हैं। तो एक तारतम्यता बनी होनी चाहिए, एक प्रभाव होनी चाहिए, ताकि लगे कि एग्जामिनर को पढ़ने में कि हाँ, जो चीज ऊपर कही गई है वही चीज नीचे है। तो इस पर आप ध्यान दोगे। दूसरा कहा कि प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज कहां हम रखेंगे, इस पर हम अभी चर्चा किया जाएगा। अगर मान लो कि सेक्शन लिखना है तो कहां लिखोगे, केस लिखना है कहां लिखोगे, कोई परिभाषा लिखनी है कहां लिखोगे, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कहां लिखनी है। अगर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो उसके स्टार्टिंग में ही उस अधिनियम का नाम, उसकी धाराओं का उल्लेख करो। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर लिख दिए, नीचे आप धाराओं का उल्लेख कर रहे हैं, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ कट जाएगा नंबर, क्योंकि एग्जामिनर वह पहले सेक्शन ढूंढेगा और अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर आपका नंबर कटेगा। तो इस चीज पर भी आपको ध्यान देना है। विस्तार और उसकी परिधि, अनुपात और संतुलन बनाने का प्रयास करोगे, प्रामाणिकता बताओगे, प्रामाणिकता केस और उसके धाराओं के सहित अधिनियम का नाम से उसकी प्रामाणिकता पता चलेगी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या हैं, भाषा आप देखोगे, भाषा सही होनी चाहिए, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है प्रस्तुतिकरण अच्छी होनी चाहिए। तो यह तो हो गया कि हम अपने आंसर राइटिंग के आंसर शीट में इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न है कि हम आंसर का फॉर्मेट क्या होगा, किस फॉर्मेट पर हम काम करेंगे, वह आंसर राइटिंग का प्रारूप क्या होगा एक अच्छा नंबर पाने के लिए। तो जो प्रारूप है वह हम इस हेड के थ्रू, इस शीर्षकों के थ्रू हम उसको बांट सकते हैं। पहला, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेस जुडिकेटा से आप क्या समझते हैं, तो आप रेस जुडिकेटा का सेक्शन या अधिनियम का नाम या धारा 11 का आप उल्लेख करोगे। दूसरा, यानी आप अर्थ बताओगे पहले, उसके बाद मैक्सिम, अगर किसी केस पर मैक्सिम है तो मैक्सिम बताओगे, अगर वह प्रश्न किसी मैक्सिम पर आधारित है, किसी विधिशास्त्रीय के स्टेटमेंट पर आधारित है, तो वह केस लिखोगे या वह मैक्सिम लिखोगे। दूसरा, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, वह उद्देश्य बताओगे, उस क्वेश्चन का क्या उद्देश्य है अधिनियम में, वह उद्देश्य बताओगे। दूसरा, और यही अगर मान लो कि कोई विधिशास्त्री है, उसका स्टेटमेंट है, तो उस विधिशास्त्री का स्टेटमेंट बताओगे। और कहा कि परिभाषा, अगर वह अधिनियम में जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा का उल्लेख करोगे, और इस परिभाषा के आवश्यक तत्व लिखोगे। अगर क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया, 15 नंबर में पूछा गया, तो इस आवश्यक तत्व की व्याख्या करोगे। अगर नहीं पूछा गया तो केवल आप इन्हीं का उल्लेख करते हुए आवश्यक तत्व गिना दोगे, उसकी व्याख्या नहीं करोगे, तब भी काम चल जाएगा आपका। और उसके बाद आप केस लिखोगे, जो लीडिंग केस हैं, इंपॉर्टेंट केस हैं, जजमेंट हैं, वह केस लिखोगे। और अगर 10 नंबर से ऊपर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस पर निष्कर्ष लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे। तो यह इस फॉर्मेट से आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना। पहले अगर कोई पूछा गया कि आप इससे क्या समझते हैं, तो उसके अर्थ को बताना, उस अधिनियम का नाम बताना, उसकी धारा को बताना। फिर अगर वो किसी मैगजीन पर आधारित है तो मैगजीन बताना, या उसके जुरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच को बताना, या उसके संवैधानिकता को बताना कि संविधान के किस अनुच्छेद को यह प्रभावित कर रहा है।
उस अनुच्छेद से संबंधित है तो यह बताना, और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, यह बताना, और उसके बाद परिभाषा और उसके आवश्यक तत्व। फिर हम केस लॉ देखेंगे, और केस अगर आवश्यक तत्व की व्याख्या करनी है तो उसमें हम केस डालेंगे, अगर उसकी व्याख्या नहीं करनी है तो फिर हम अलग से केस लिख सकते हैं, और उसके बाद आखिरी में हम निष्कर्ष लिखेंगे। तो आप इसी प्रारूप को फॉलो करते हुए अपने आंसर राइटिंग को दोगे, और इन तथ्यों को भी आप ध्यान में रखोगे लिखते समय। अगर इस इंफॉर्मेशन को आपने ध्यान दिया और इसके अकॉर्डिंग आप आंसर राइटिंग करोगे तो निश्चित ही आप मेंस के एग्जाम में सफल होगे। हाँ, इन सारी चीजों के साथ आपकी आंसर राइटिंग के साथ, यानी आपके राइटिंग स्किल, आपकी राइटिंग लिखने की सुंदरता यह भी माने रखेगी। आप पठनीय शब्द ऐसा लिखें जो पठनीय हो, स्पष्ट दिखाई दे, तो आप निश्चित ही सफल होंगे। और इसका आप एग्जाम में हॉल में ही बैठ के अभ्यास ना करें, इसका प्रयोग यानी आप एग्जाम में जाने से पहले अपने जहां आप तैयारी कर रहे हो, या आप अगर कोई कोचिंग ज्वाइन किए हैं तो आप मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लें। बिना प्रैक्टिस के आप अगर एग्जाम हॉल में बैठोगे तो निश्चित ही आपका क्वेश्चन छूट जाएगा और आप सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि 3 घंटे में आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। और अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आपकी कॉपी छूट जाएगी, आप अच्छे तरीके से लिख नहीं पाओगे, जिसके वजह से आप सफल नहीं हो पाओगे। और यही कारण है जो विद्यार्थी, जो एस्पिरेंट मेंस आंसर राइटिंग के वजह से सिलेक्शन नहीं पा पाते, उनमें यही कमियां होती हैं। वह आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते, और आपको जब प्री का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए या जब भी कोई वैकेंसी आए तो आप आंसर राइटिंग पर काम करना शुरू कर दें। हाँ, और अगर प्री का एग्जाम नजदीक आता है तो फिर आप 1 महीने प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ें। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको देखें, और मेंस के लिए इस इंफॉर्मेशन का आप प्रयोग करें और निश्चित ही सफल होंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।